सुप्रभातम। आज हम संधि के विषय में अपन अध्ययन करेंगे। मैं न्यू सीकर एकेडमी चित्तौड़गढ़ से सभी भैया बहनों को एंड सभी अभिभावकों को मेरी तरफ से प्रणाम। इस महामारी के संदर्भ में बच्चे सदैव अध्ययनरत रहे, इसलिए हम आज संधि के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। संधि 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 की सामान्य तौर पर यदि परिभाषा अपन देखते हैं तो संस्कृत में संधि का जो परिभाषा है, संधि की परिभाषा, वो संधि की परिभाषा ये होती है कि वर्ण संधानम संधि, वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम संधि का अर्थ होता है कि वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। ये संस्कृत की परिभाषा है, वर्ण संधानम संधि। संधि की सामान्य तौर पर जो परिभाषा अपन सभी जानते हैं, वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। इसका सामान्य उदाहरण के रूप में अपन देखते हैं तो जैसे सामान्य तौर पर उदाहरण जो है हिम प्लस आलय, इसमें अ है और इसमें इस स्वर में आ है। अर्थात संधि का एक विधान होता है, एक तरीका होता है कि कोई भी संधि पद जब होता है तो जब संधि पद का कोई भी जब टुकड़ा होता है संधि विच्छेद का, संधि विच्छेद कोई भी पद, जैसे माना कि हिमालय है, अब इस हिमालय पद का जो संधि विच्छेद है हिम प्लस आलय, तो संधि का नियम है कि जब कोई भी संधि पद होगा, संधि पद का विच्छेद जब होता है, उसके जब दो टुकड़े होते हैं, जब विच्छेद होते हैं तो दोनों पदों का एक अपने आप में अर्थ होता है। बिना अर्थ का कोई भी पद उपयुक्त नहीं होता है, वो संधि पद उपयुक्त नहीं होता है। इसलिए जब कोई भी संधि पद होता है तो संधि पद में हमें जब उसका टुकड़ा करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो दोनों पदों का अपने आप में अर्थ होता है। तो अब यहाँ पर एक सामान्य सिंपल सा एक शब्द लिखा है हिमालय, अब जब इसका टुकड़ा करते हैं तो हिम प्लस आलय, तो इसका अर्थ यहाँ पर ये हिम में से जो स्वर निकला और इसमें से आलय में से आ निकला, तो ये दोनों स्वर मिलकर अ प्लस आ, दोनों मिलकर आ का रूप निर्माण करता है। इस प्रकार से हिम प्लस आलय शब्द मिलकर बना को हिमालय बना। इस प्रकार से संधि की सामान्य तौर पर जो परिभाषा है, वर्ण का मतलब होता है इनके मेल से, ये वर्ण का मतलब ये स्वर है या वर्ण है, तो इनके मेल से जो उत्पन्न विकार का मतलब होता है परिवर्तन। जैसे अ प्लस आ मिलकर आ बना तो शब्द बना हिमालय। इसी प्रकार से ये संधि का तरीका होता है। किसी पद का जब विच्छेद करते हैं तो मूल बात ये होती है कि कोई भी संधि पद अपन संधि विच्छेद करते हैं या संधि पद का संधि विच्छेद करते हैं, तो संधि पद का जब संधि विच्छेद कर रहे हैं तो दोनों पदों का अनिवार्य रूप से अर्थ होना चाहिए। यदि अर्थ नहीं होगा तो निश्चित रूप से वो संधि पद आपका गलत होगा। सामान्य तौर पर
संधि के जो भेद कहे जाते हैं, सामान्य तौर पर जो संधि के भेद कहे जाते हैं वो भेद 3 प्रकार के होते हैं। तो संधि की जिस प्रकार से अपन सामान्य तौर पर उदाहरण देखा, तो संधि के 3 प्रकार के भेद होते हैं। तो पहली जो भेद है अच, जिसको अपन सामान्य तौर पर स्वर संधि बोलते हैं, और दूसरा भेद है हल, जिसको अपन व्यंजन संधि बोलते हैं, और विसर्ग संधि। इस प्रकार से संधि के मुख्य 3 प्रकार के भेद होते हैं। फिर 3 प्रकार के भेद के पश्चात क्रमशः जब प्रत्येक का अपन जब अर्थ करते हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, तो क्रमशः पुनः इनका जो वर्णन अपन पढ़ते हैं, तो अच संधि का जो भेद है, अच संधि के पुनः 5 प्रकार के भेद कहे गए हैं। पुनः जब अच अर्थात स्वर संधि के जो भेद होते हैं, तो इसके 5 प्रकार के भेद होते हैं। तो पहला भेद है दीर्घ संधि, पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा भेद है गुण संधि, तीसरा भेद है वृद्धि संधि, चौथा भेद है यण संधि, और 5वां भेद है आयाती संधि। इस प्रकार से संधि की जो 3 प्रकार के जो प्रमुख जो भेद हैं, अच जिसको स्वर संधि बोलते हैं, हल संधि और विसर्ग संधि। तो अच संधि जो उसके पुनः जो भेद होते हैं स्वर संधि के, तो स्वर संधि के पुनः 5 प्रकार के भेद होते हैं। तो पहला भेद है दीर्घ संधि का, दूसरा भेद है गुण संधि का, तीसरा भेद है वृद्धि संधि का, चौथा भेद है यण संधि, और 5वां आयाती संधि। तो इस प्रकार से स्वर संधि का एक क्रम है। जब इनके विषय में अपन पढ़ते हैं, तो इनसे संबंधित कोई भी पद आता है संधि पद, तो इसका कुछ नियम है, तो इनके सभी सूत्रबद्ध अपन नियम को लिखकर याद करेंगे और उसको समझेंगे। तो पहला वर्णन है दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि में पहला जो भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का एक ऐसा संधि सूत्र है जिसमें लघु स्वर जो होते हैं वो दीर्घ होते हैं। लघु स्वर इसमें 4 प्रकार के अपन मानते हैं, लेकिन फिर भी जो इसमें लघु स्वर है वो लघु स्वर दीर्घ माने जाते हैं। तो जब लघु स्वर दीर्घ होते हैं तो वो दीर्घ संधि कहलाते हैं। तो लघु स्वर कौन कौन से? सबसे पहले अ, ई, उ और री, ये। इस प्रकार से जब ये लघु स्वर है, जब ये लघु स्वर शब्द के मध्य में दीर्घ हो जाते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि कही जाती है। तो इसका मतलब लघु स्वर का अर्थ ये है कि अ किसमें परिवर्तित होगा लघु स्वर? ये जो 4 स्वर है अ, ई, उ, री, इस प्रकार से ये जो 4 स्वर जो हैं, जब ये दीर्घ हो जाते हैं किसी शब्द के मध्य में दीर्घ संधि में,
तो वो दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे अपरिवर्तित हो जाता है आ में, और ई परिवर्तित हो जाती है बड़ी ई में, छोटा ऊ परिवर्तित हो जाता है बड़ा ऊ में, और उसी प्रकार री परिवर्तित हो जाती है बड़ी री में। तो एक छोटा सा एक तरीका है समझने का, लेकिन फिर भी इनके विषय में अपन विस्तृत रूप से अभी अध्ययन करेंगे। तो जनरली अपन जब देखते हैं कोई पद का विच्छेद करना चाहते हैं या अपन पद का विच्छेद नहीं कर पाते हैं, संधि की पहचान नहीं कर पाते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, तो सामान्य तौर पर जब दीर्घ संधि की पहचान करनी हो तो शब्द के मध्य में ये चार स्वर जब होंगे, शब्द के मध्य में, आदि या मध्य में नहीं, शुरू में नहीं, अंत में नहीं, मध्य में, शब्द के मध्य में जब ये चार स्वर होंगे आ, ई, उ और री, इस प्रकार के कोई भी शब्द यदि मध्य में होंगे, मात्रा यदि मध्य में होगी, तो इसका मतलब उस पदों में संधि जो है वो दीर्घ संधि है। एक सामान्य परिचय बताया। इसका विधान तरीका ये है कि जब अपन संधि विच्छेद करते हैं तो इस स्वर का अपने आप में क्रमशः इन चारों स्वरों का अपने आप में अलग अलग टुकड़ा होता है। तो वो एक टुकड़ा प्रारंभिक रूप से, जैसे आ जो स्वर बना है किसी पद में, तो वो आ जो स्वर बना है वो अ प्लस आ भी होता है, आ प्लस आ बराबर आ भी होता है, आ प्लस अ बराबर आ भी होता है, और अ प्लस आ बराबर आ भी होता है। तो इस प्रकार से कोई भी जो आ स्वर है उसके इस प्रकार से चार टुकड़े संभावित होते हैं। अर्थात चार टुकड़े का मतलब ये है कि जब कोई पद आता है तो उस पद का इस प्रकार संभावित चार उसके भेद उस एक स्वर के हो सकते हैं, होते हैं। तो इसका थोड़ा सा अपन को ध्यान होना चाहिए। जब भी कोई भी पद अपन देखते हैं कि कोई भी पद अपन देखने को आता है सामान्य तौर पर कि इस पद में संधि विच्छेद अगर क्या होगा, उस पद का क्या टुकड़ा होगा, तो हमें उस पद उपयुक्त पद का अर्थ देखना होता है कि उपयुक्त पद क्या होता है। हम सामान्य तौर पर भाषा में उन शब्दों को क्या लिखते हैं। जैसे सामान्य तौर पर अगर आ का अपन देखते हैं, कोई भी जैसे माना कि आ स्वर का कोई उदाहरण देखते हैं। जैसे माना कि मैंने एक शब्द लिखा दीवार है, तो यहाँ दीवार है, ये आ आपको शब्द के मध्य में आ नजर आ रहा है। तो अब जब इस पद का टुकड़ा होगा, इस शब्द का जब टुकड़ा होगा, तो सामान्य तौर पर जब टुकड़ा करते हैं तो दोनों पदों का एक अर्थ होता है। जब दोनों पदों का उपयुक्त अर्थ नहीं होता है तो इसका मतलब संधि विच्छेद पद गलत है। तो संधि पद विच्छेद गलत है तो पहला पद इसका बनेगा देव प्लस आले। तो यहाँ आ है और यहाँ अ है, तो अ और आ मिलकर आ बना। तो इस प्रकार से आ स्वर का 3 या 4 प्रकार से भेद होता है। और उसी प्रकार से अगला शब्द को देखते हैं सुरालय, तो सुर प्लस आलय। यहाँ पर अ है, यहाँ पर आ, तो दोनों अ और आ मिलकर दोनों पद आ में परिवर्तित हो गया है, तो शब्द बन गया सुरालय। इसी प्रकार अनेक प्रकार के जो शब्द आते हैं वो आप इसके अंतर्गत समझ सकते हैं। जब भी संधि विच्छेद का जब टुकड़ा करते हैं तो मेरा बार बार निवेदन है सभी भैया बहनों से, सभी स्टूडेंट से, कि जब कोई पद आता है तो उसका संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों पद का अर्थ होना बहुत अनिवार्य होता है। अगर एक पद का अर्थ होगा दूसरे का अर्थ नहीं होगा तो संधि पद गलत हो जाएगा। तो इसके पश्चात जब ईश्वर देखते हैं तो ईश्वर, जैसे कोई ईश्वर का उदाहरण देखते हैं तो नदीश शब्द लिखा, जैसे मैंने नदीश, उसी प्रकार गिरीश लिख देते हैं गिरीश। तो आपको ये बड़ी आपको नजर आ रहा होगा शब्द के मध्य में। मैंने पहले बताया था कि दीर्घ संधि उस शब्दों में होती है जहां पर ये चार स्वर उन शब्दों के मध्य में नजर आते हैं। तो अपन आ का पढ़ा, फिर अब इसके पश्चात ई का पढ़ रहे हैं तो शब्द के मध्य में ई ना अपन को नजर आ रही है और ये बड़ी ई अपन को नजर आ रहा है। तो अब इन शब्दों का जब अपन सामान्य तौर पर जब टुकड़ा करते हैं, तो जब टुकड़ा करते हैं संधि विच्छेद करते हैं, टुकड़ा बोलना उपयुक्त नहीं होता है, संधि पढ़ रहे हैं तो टुकड़ा का मतलब यहाँ पर है संधि विच्छेद पद। तो किसी भी पद का जब कोई संधि में किसी भी पद का कोई विच्छेद करते हैं तो दो पद बनते हैं। तो पहला पद जो होता है, अब नदी अपन शब्द लिख रहा है नदीश, तो इस शब्द का पहला टुकड़ा क्या होता है नदी। तो सामान्य तौर पर अपन नदी कैसे लिखते हैं, तो नदी की मात्रा बड़ी आती है, तो
तो सामान्य तौर पर जब नदी की मात्रा बड़ी आती है तो नदी इस प्रकार से लिखा जाता है, और अगर लिखने वाला बच्चा अगर नदी इस प्रकार से लिख देता है तो वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि दीर्घ संधि माला दीर्घ संधि छोटी ई बड़ी छोटी बड़ी मिलकर बड़ी होता है, लेकिन सामान्य तौर पर नदी इस प्रकार से नहीं लिखते हैं। तो प्रचलन की भाषा में, बोलचाल की भाषा में, हमारी हिंदी की जो भाषा के अंतर्गत, जिस वर्णमाला के अंतर्गत जिन शब्दावलियों को जो अपन लिखते हैं, जैसे माना कि नदी ऐसा लिखता है तो अपन को ऐसे ही लिखनी है, नदी को लिखना है। फिर इसके बजाय अगर इस प्रकार नदी लिखते हैं तो वो एक पहला पद अपना गलत हो जाता है। तो नदी शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो पहला पद बनता है नदी प्लस दूसरा शब्द जो बनता है ईश। ईश का मतलब होता है स्वामी, तो ईश हमेशा बड़ा आता है क्योंकि ईश्वर सबसे बड़ा होता है। ईश्वर की जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, इसलिए कभी भी किसी भी शब्द के पीछे ईश आता है तो ईश को हमेशा बड़ा लिखा जाता है। तो जब ई और ई मिलकर दोनों ये बड़ा बन गया तो शब्द की मात्रा बन गई नदी। इस प्रकार से अगला जो पद बनता है वो गिरीश। तो गिरी का अर्थ होता है पर्वत और ईश का अर्थ उसका स्वामी, अर्थात पर्वतों का जो स्वामी हिमालय जो है, जिसको अपन सामान्य तौर पर हिमालय जिसको बोला जाता है। तो इस प्रकार से गिरी प्लस ईश। अब गिरी सामान्य तौर पर पर्वत कहा जाता है, अब गिरी की मात्रा यहाँ पर छोटी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये वर्णमाला के आधार पर, ये शब्द के आधार पर और वर्तनी के आधार पर इन शब्दों को लिखा जाता है। तो संधि पद जब भी अपन करते हैं तो सामान्य तौर पर संधि का एक नियम होता है कि दोनों का पदों का उपयुक्त लिखना, और उपयुक्त लिखने के बाद दोनों को अर्थ सहित लिखना, क्योंकि दोनों का अर्थ होना अनिवार्य है। संधि में नियम यही होता है कि दोनों पदों का अनिवार्य रूप से अर्थ होता है, बिना कोई भी अर्थ का कोई भी संधि विच्छेद उपयुक्त नहीं होता है। तो अगले क्रम में, दीर्घ संधि के अगले क्रम में अपन जो स्वर देखेंगे वो ऊ है। जैसे अपन ने एक शब्द लिखा लघुर्मी, तो अब यहाँ पर आपको ऊ की मात्रा नजर आए तो ये यहाँ पर आपके दीर्घ संधि। तो अब जब इस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो लघु हमेशा छोटा लिखा जाता है। शब्द ही छोटा है तो लघु छोटा लिखा जाएगा, बड़ा नहीं लिखा जाएगा। अगर बड़ा लिखा जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो लघु प्लस उर्मी। उर्मी का अर्थ होता है यहाँ पर एक लहर या तरंग। तो लघुर्मी अब यहाँ पर छोटा ऊ है और यहाँ पर बड़ा ऊ, तो दोनों छोटा और बड़ा ऊ मिलकर यहाँ बड़ा ऊ के रूप में परिवर्तित हुआ है। इस कारण से यहाँ पर इस शब्द में दीर्घ संधि हुई है। तो इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी अन्य शब्दों में अगर इस प्रकार की 4 प्रकार की मात्राएं शब्द की मध्य में अगर अपन को नजर आती है तो वहां पर सामान्य तौर पर दीर्घ संधि होती है। मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि कोई भी शब्द के प्रारंभ में नहीं, शब्द के बाद में नहीं, शब्द के मध्य में अगर ये 4 मात्राएं कोई भी होगी, अनिवार्य रूप से वहां पर निश्चित रूप से वहां पर दीर्घ संधि होगी। अगर हमें ये सूत्र याद होगा तो हमारी कभी भी संधि पद गलत नहीं होगा और संधि का नाम भी हम उसका उचित लिखेंगे। अगले क्रम में अपन इस प्रकार से लघुर्मी शब्द का टुकड़ा हुआ, लघु प्लस उर्मी, इस प्रकार से इसका टुकड़ा हुआ। अगले इस क्रम में री शब्द का उदाहरण देखेंगे। तो एक शब्द आता है पितृणम और मातृणम। तो अब पितृणम या री की मात्रा बड़ी है, पितृणम और मातृणम, इन पदों का अर्थ होता है पिता का ऋण और माता का ऋण। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो री आपको नजर आ रहा है, जिसको हम सामान्य तौर पर उल्टा 3 भी बोल सकते हैं या उसको ह भी बोल सकते हैं। तो ये जब भी लिखा जाता है किसी शब्द के बड़ा री जब किसी शब्द के पीछे या साथ में जब उसके लिखा जाता है तो सामान्य तौर पर री इस प्रकार से लिखा जाता है। जब बड़ा री लिखना हो तो वही वापस उसी री के ऊपर अगर वापस डबल अपन उसको इंगित कर देंगे, लिख देंगे। सामान्य तौर पर तो ये उल्टा अपन को एक तरह से 3 भी दिखता है, ह भी दिखता है। तो सामान्य तौर पर इस शब्द के साथ में जब इस प्रकार की मात्रा लगती है तो इस मात्रा को बड़ी री कही जाती है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से शब्द लिखा हुआ है दीर्घ संधि का पितृणम और मातृणम। तो जब इस प्रकार से जब यहाँ पर आपको पद ये आया है संधि का, तो अब इस पद का जब टुकड़ा होगा तो इस पद का जब टुकड़ा होगा तो पहला टुकड़ा होगा पितृ प्लस और दूसरा पद ऐसा बनेगा जो उपयुक्त होना चाहिए। तो इसका दूसरा पद बनेगा री, ऋणम। तो जो पिता का ऋण है, माता पिता का जिस प्रकार से ऋण, गुरु का, देवता का, जो ईश्वर का
मनुष्य के ऊपर 3 प्रकार के जो ऋण कहे गए हैं, तो ऐसी प्रकार से मातृऋणम, पितृऋणम और मातृऋणम शब्द लिखा है। तो पिता का सामान्य तौर पर ये शब्द का अर्थ होता है कि पिता का ऋण, माता पिता का जो एक संतान के ऊपर जो ऋण होता है, देवताओं का जो ऋण है, गुरु का जो ऋण है, ये 3 प्रकार के जो ऋण होते हैं इंसान के ऊपर, वो संदर्भ में ये पद है। तो इन पद का जो टुकड़ा है पितृणम का, पितृ प्लस ऋणम, तो री और री मिलकर यहाँ बनता है बड़ी री, तो शब्द बना पितृणम। इसी प्रकार मातृणम, इसी प्रकार से आपके जो शब्द बना मातृणम, तो ये शब्द बना पितृणम और ये शब्द बना संधि विच्छेद मातृणम, अर्थात पिता का ऋण और माता का ऋण। तो जब ये दोनों पद मिलकर री और री मिलकर इस प्रकार से बड़ी री में परिवर्तित होती है, तो सभी से ये निवेदन है कि जब दीर्घ संधि का अपन सूत्र याद करें तो ऐसा सूत्र होता है, लघु स्वर हमेशा दीर्घ होते हैं इस संधि में, जिसका नाम ही दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब बड़ा। तो आ में परिवर्तित होता है, ई में परिवर्तित होता है, छोटा ऊ बड़े ऊ में परिवर्तित होता है और छोटी री बड़ी री में परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार से पहला पद संधि का अपन ने विस्तृत रूप से पढ़ा। इसके बाद जो आती है वो गुण संधि। गुण संधि का एक सामान्य नियम होता है कि गुण संधि में एक सूत्र है कि इसमें भी इस प्रकार से 4 प्रकार की मात्राएं होती है। उन मात्राओं का जो संधि पद है, उन मात्राओं का जो संधि विच्छेद पद है वो हमें ध्यान रखना चाहिए, और वही संधि विच्छेद पद पदों में अपन को, मात्राओं में अपन को लगाना होता है। कैसे? जैसे ये सूत्र होते हैं संधि के, संधि का एक सूत्र है गुण संधि का। गुण संधि का क्या सूत्र है कि अ और ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार अ और उ पद मिलकर ये 2 पद है, ये पहला, ये दूसरा पद है और ये पहला पद है संधि में, ध्यान रखना। अ या आ प्लस उ, तो ये सब ये मात्रा होती है ओ की। उसी प्रकार अ, आ और री, तो ये मात्रा शब्द में बनती है अर की।